हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं रुकमणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट 17, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट और प्रश्नों के साथ इसको लाया गया है। तो चलिए फिर समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और इसमें इसके सारे प्रैक्टिस सेट जो इसके पहले के हैं ये आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं और इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में ये जानकारी किस लेख से मिलती है। तो वो लेख हो जाएगा दोस्तों, ये अयोध्या लेख हो जाएगा। अयोध्या लेख में पुष्यमित्र शुंग जो है इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, इसकी जानकारी मिलती है। तो अयोध्या लेख इसका हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया है। यह निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये है, पहला दिया गया है पानीपत का युद्ध, ये 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530। तो अब इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाबर द्वारा जो प्रमुख युद्ध हैं ये कौन कौन लड़े गए हैं। तो इसमें सारे बाबर के जो युद्ध हैं दिए गए हैं। तो ये जो पानीपत का युद्ध है 1526 में लड़ा गया है। और ये दोस्तों जब लड़ा गया है तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया है। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया है, जिसमें इब्राहिम जो है हार गया था और बाबर विजयी रहा है। दूसरा आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध की बात करें तो ये 17 मार्च और 1527 को लड़ा गया है, जिसमें बाबर विजयी रहा है। और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ है। तो इसमें जो है राणा सांगा की हार हुई है और बाबर विजयी रहा है। तीसरा हमारा आता है ये चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का जो युद्ध है दोस्तों ये 1528 में लड़ा गया है। चंदेरी का जो युद्ध है ये 1528 में लड़ा गया है। और नेक्स्ट आता है घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया है। तो 1529 ये भी मिल रहा है। तो 1529 में ये अफगान पराजित हुए, इसमें बाबर विजयी रहा, तो अफगान और बाबर के बीच में हुआ। तो ये जो डी ऑप्शन हमारा है चंदेरी का युद्ध, ये 1530 जो है ये 1530 ना होकर के 1528 है। ये 1528 होना चाहिए। और ये जो युद्ध लड़ा गया है ये मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया है, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर विजयी रहा था। तो ये 1528 हो जाएगा, अर्थात ये वाला डिफरेंट है। तो डिफरेंट ही हमको बताना है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया दोस्तों, ये 3 नंबर है। 3 नंबर कहता है कि संगम साहित्य में ये है तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये कौन सा है, ये तमिल व्याकरण का जो है ग्रंथ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथे नंबर की अगर बात करते हैं तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो वो बुद्ध की घटना कौन सी है, तो उनका जो गृह त्याग है उसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर है। सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। इसमें दिया गया है आदिल शाह। तो आदिल शाह का जो मिलान हो जाएगा वो 2 पर जाएगा। बीजापुर, आदिल शाह जो है बीजापुर से संबंधित है। अब नेक्स्ट है कुतुब शाही। कुतुब शाही की बात करें तो गोलकुंडा से संबंधित है। निजाम शाही की अगर बात करते हैं तो निजाम शाही जो संबंधित है वो अहमदनगर से संबंधित है। और दोस्तों ये सारकी शाही का बात करें तो ये जौनपुर से संबंधित है। अब सुविधा की दृष्टि से अगर हम ए बी सी 3 ऑप्शन ये 4 ऑप्शन ये हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले ए बी सी लिख लेते हैं, उसके बाद इसका मिलान जैसे किए हैं उसको लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए। तो ए को हमने मिलाया 2 से, ए को 2 से लिख दिए, बी को मिलाया 3 से, सी को मिलाया 1 से और डी को मिलाया 4 से। तो 23 और 14 हमको जो है मिलना चाहिए। तो 23 और 14 की बात करें तो कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है दोस्तों डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। आजकल की ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो हैं वो निगेटिव में ही पूछे जाते हैं, अक्सर नहीं करके ही आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें 3 तो सुमेलित होंगे, चौथा नहीं होगा। चौथा कौन सा है चलिए देख लेते हैं। तो चौथी की बात करें तो पहला तो है भारतीय जल सेना अधिनियम है, तो ये 1927 सही है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1920 और पाबना विद्रोह 1873। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को वन वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो वो थे माउंट बेटन। कौन थे? माउंट बेटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 8 नंबर। तो ये है लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना है? पहली बार जो महिला अध्यक्ष चुना है वो कलकत्ता अधिवेशन 1917 है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में है जो है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर वही सेम सेम क्वेश्चन। ये सुमेलित नहीं पूछा गया है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ये हो जाएगा अहोम विद्रोह 1815। ये इसका डिफरेंट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो दिया गया है वो 11 नंबर है। 11 नंबर कहता है ये है जवाई परियोजना राज्य की परियोजना है। तो किस राज्य की परियोजना है? तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य की परियोजना है। राजस्थान राज्य की परियोजना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर कहता है कि भारत ने निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भोरसिंगा बारासिंगा है? तो भोरसिंगा बारासिंगा जो शुभंकर है वो दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 13 है। 13 कहता है ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध है। तो ठक्कर नटराजन का जो आयोग का जो संबंध है वो है फेयरफैक्स। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों इसमें दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों तिलहन जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य में शामिल नहीं किया गया है। वो तिलहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है? क्या पूछा गया है क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों उसमें शिक्षा शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य समपोषणीय वृद्धि था? तो समपोषणीय वृद्धि की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर कहता है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वो नीति आयोग करता है। नीति आयोग करता है जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना का प्रारंभ किया था? तो वो दोस्तों स्वामित्व योजना का प्रारंभ किया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर। 19 नंबर कहता है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों वो धनबाद में पड़ता है। धनबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं अर्थात 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो जो हो जाएगा दोस्तों हरियाणा में है। ऐसा जो हुआ है अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार वो राज्य हो जाएगा हरियाणा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। तो प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों वो भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो तदस्थ न्यायाधीश तदस्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट हमारा 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। तो ये सुमेलित नहीं की बात करें तो ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण 91वें संशोधन के माध्यम से दिया गया है। अर्थात ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण की जो बात की गई हो 91वें संशोधन में की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर को दोस्तों क्या कहता है? तो ये है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो वो साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। 25 नंबर कहता है 25 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रमशः न्याय स्वतंत्रता समानता का भातृत्व का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 3 5 2 1। 3 5 2 1
इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 26 नंबर, निम्न का बेमेल है कौन सा? निम्न में कौन बेमेल है? तो बेमेल बताना है। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से है, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से है। ये सभी सही हैं। और इसका जो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसको फ्रेश रूप में लिखते हैं, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन ये लाल क्रांति से नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर मित्रों कहता है कि ऐसा रिपोर्ट किया गया कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान से निरंतर कमी हो रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है समुद्री जल में CO2 का जो अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर मित्रों कहता है निम्न का समन्यूट्रॉनिक समूह है। तो वो सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात 6C, ये 6C जो है 14, 7N15 और 8O16 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर कहता है फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो क्या है? तो फलों के मीठे क्षमा करना, फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के से होने वाला जो रोग है, कौन सा रोग होता है? तो वो होता है दोस्तों, ये होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर है, जो कि मैथ से लिया गया है। तो मैथ में सवाल को चलिए देख लेते हैं। एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें 72% हिंदू हैं, 16% मुसलमान हैं, 3% सिख हैं और शेष जितने बचते हैं वो ईसाई हैं। तो इस ईसाइयों की संख्या क्या है? ईसाइयों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ईसाइयों की बात करते हैं। तो ईसाई बराबर अगर लिखते हैं, ईसाई बराबर अगर लिख लें तो ये हो जाएगा कुल परसेंटेज जो दोस्तों होता है 100 होता है। 100 में क्या क्या घटाया गया? तो 72% जो है हिंदू हैं और प्लस 16% मुस्लिम है और 3% सिख हैं। और इनको जब घटा देंगे तो ये पूरे का जो परसेंट हमको मिल जाएगा, तो ये कुल 9% आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा। अर्थात घटा लेते हैं तो ये 72, 72 और 16 यानी हो जाएगा 6 2 8, 8 3 11 हो जाएगा। 11 और 7 एक 8, 8 8 8 एक में हाँ हो गया 9 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अब 100 में से 91 निकाल देंगे तो 9 बच जाएगा। 9 बच जाएगा दोस्तों। तो ईसाइयों की संख्या अगर निकालनी है, तो ईसाइयों की संख्या हमको निकालनी है। ईसाइयों की संख्या बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। कुल संख्या दी गई 600 गुणे इसका निकाल लेते हैं 9% बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाए 6 9 54 परसेंट की बात है 54 आ जाएगा। 54 इसका सही जवाब जो है ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 0.53 ऊपर बार लगा है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर बार लगा है, तो ये 53 बटा हो जाएगा 99। 53 बटा 99 इसका उत्तर हो जाएगा और यही इसका उत्तर ही हो जाएगा। तो ये 53 बटा 99 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर कहता है दोस्तों किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 79, 62, 57, 40 और 84, 29, 71 तथा 80 है। प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य प्राप्तांक की अगर बात करते हैं तो सबको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। अब सबको जोड़ने पर हमको मिला 27 जोड़ेंगे, प्लस जोड़ेंगे 79, प्लस 62 जोड़ेंगे, प्लस 57 जोड़ेंगे, प्लस 40 जोड़ेंगे, प्लस 84 जोड़ेंगे, प्लस 29 जोड़ेंगे, प्लस 71 और प्लस हो जाएगा 80। सबको जोड़ करके और जो संख्या होगी 9 संख्या है, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इससे भाग कर देंगे। कुल हमारा जोड़ करके आएगा 529। 529 को 9 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 58.77। 58.77 इसका उत्तर हो जाएगा। अब 7 जाएगा तो इसको मैं मान लेते हैं 58.8 मान लेते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा 58.8। 58.8 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये 34 नंबर। अगला 34 नंबर है। तो 34 नंबर कहता है कि ये दिया है 2 के पावर 4 1/2 पावर दिया गया है। 1/2 पावर बराबर 256 दिया गया है। तो इस सवाल को सबसे पहले तो ऐसे एक एक तरफ तो ये लिखा गया है, दूसरी फिर लिख लेते हैं। तो इसका जो 1 मिनट, इसका जो इस तरह मान रखते हैं तो 2 का पावर हो जाएगा 4 और 4 का इसका जो है पूरा का हो जाएगा 1/2। 1/2 हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा बराबर हो जाएगा 256 ये लिखा गया। अब इसको और हल करते हैं दोस्तों। तो इसका जो मान आ जाएगा ये 2 के पावर हो जाएगा 4 गुणे 1/2। इतना लिखेंगे, पूरे का मान करेंगे x बराबर हो जाएगा 2 के पावर 8। 2 के पावर में 8 हो जाएगा।
2 के पावर में ये 8 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं पहले, 1 मिनट। तो ये इतने का मान हो गया। अब देखते हैं, तो ये 2 2 दूनी 4 यानी 2 का पावर हो गया 2, 2 का पावर 2 हो गया और इसका पावर x हो गया, तो बराबर हो गया, ये हो जाएगा 2 के पावर 8। अब यहाँ करते हैं तो ये 2x बराबर 8 हो गया, तो x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4 आ गया मान हमारा। और x बराबर 4 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये है दोस्तों 35 नंबर। 35 नंबर कहता है, तीन संख्याओं में से प्रथम संख्या दूसरे संख्या का दुगुना है और तीसरे संख्या से आधा है। ये तीनों संख्याओं में औसत 56 है, तो प्रथम संख्या तीसरे संख्या का कितना अंतर है, ये हमको बताना है। तो मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है, तो माना कि पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली की बात करते हैं तो वो x हो जाएगा, x है। दूसरी है तो दूसरी है तो x/2, क्योंकि आधा पूछा गया है, आधा कह रहा है। और तीसरी की बात करें, तीसरी तो हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दिया गया है दूसरे तीसरे से आधा है और एक दूसरे का दुगुना है, तो दुगुना हो गया तो 2x हो गया, और आधा हो गया तो x/2 हो गया और x हो गया। अब ये मान पता चल गया हमको कि एक का मान हो गया x, दूसरे का हो गया x/2 और तीसरे का हो गया 2x। इतना समझ में आ गया, तो जोड़ देंगे x प्लस x/2, x प्लस x/2 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 3 × 56। 3 × 56, क्योंकि ये तीन संख्याएं कुल दी गई हैं और इसका जो है ये औसत दिया गया है। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2x और 3x और 3 2 5x, 2x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 × 56 हो जाएगा। ये उसके बाद में ये 2 1 3 4 3 7x हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा 3 × 56 और गुणे हो जाएगा 2। इतना हो गया मान। अब इसको 7 से काट दो, 7 से काटेंगे, इधर 7 ले आए, 7 8 56। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 8 6 48। कुल उत्तर जो हमारा आ जाएगा ये बराबर x बराबर हो जाएगा 48। x बराबर 48 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्याकरण व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि में शुद्ध भाषा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 37 नंबर देख लेते हैं। तो ये जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा जो है ये चपरासी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चपरासी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर कहता है अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची मधु है। 39 नंबर देखते हैं काव्य में कितने रस माने गए हैं, तो काव्य में 9 रस माने गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कहता है वो स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो हो जाएगा अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी इंग्लिश वाला पोर्शन है, इसके पैसेज को पढ़ना है, पैसेज के आधार पर इसके उत्तर देने हैं। तो चलिए इसको उत्तर को देख लेते हैं। तो ये 41 नंबर है, दी अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉस ऑफ बिकम ऑफ, तो इसका उत्तर हो जाएगा दी वेदर। दी वेदर इसका उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। तो 42 नंबर कहता है ये सी रेंट बाउस मीन्स होता है, तो क्या होता है, ये होता है ये सेलिंग इन दी सी होता है, सेलिंग इन दी सी होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है सी इज एवर फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, तो हो जाएगा सी इज नॉट एवर एनिमी, आपका वो शत्रु नहीं है, अर्थात वो आपका मित्र है, तो इसमें चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना था। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। तो 44 नंबर कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन दी ऑप्शंस। ऑप्शन के साथ यहाँ दिए जो ऑप्शन में दिए गए हैं इसके आधार पर यहाँ भरना है। तो गोल्ड इज प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा दी मोस्ट, दी मोस्ट इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 45 नंबर है, यह है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स सम इन दी सेंटेंस, सम 20 वॉइस वेयर एब्सेंट, तो इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 46 नंबर आता है, एक आदमी एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो महिला से उस आदमी का संबंध बताना है। तो दोस्तों ऐसे प्रकार के प्रश्नों में डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो एक आदमी की ओर इशारा करती है, अब कोई महिला है जो कि आदमी की ओर इशारा करती है, कहती है, तो पहले यहाँ आदमी बना लेते हैं, अर्थात ये मैन हो गया। ये आदमी इशारा करता है, कहता है कि महिला ने कहा, आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा उसकी माँ, इसकी माँ यहाँ हो जाएगी, इसकी माँ की इकलौती बेटी। उस महिला
से क्या संबंध है? तो कहता है कि एक महिला ने कहा कि उसकी माँ अर्थात इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ यहाँ भी है इसकी माँ की इकलौती बेटी है। इसकी माँ की इकलौती बेटी है तो इकलौती वही हो गई, वही लड़की हो गई। और वो महिला फिर कहता है महिला उस आदमी से क्या संबंध है? तो इकलौती बेटी हो गई तो महिला वही हो गई। तो इसका जो हो जाएगा माँ, अर्थात ये वाली जो महिला है, ये वाली महिला इसकी इकलौती बेटी है तो उसकी माँ हो जाएगी। ये माँ ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है दोस्तों 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये दिया गया है यदि कूट भाषा में रुस्तम लिखा जाता है तो INWANZ लिखा जाता है और RASTOGIN रस्तोगी लिखा जाता है तो IXWAVJK लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में RUSSSIA रसिया कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए दोस्तों एक पैटर्न के आधार पर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा RUSTUM। इसको लिखने के लिए हमको पहले R लिखते हैं, A लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऐसे मान दिए गए हैं, इनको इसके आधार पर और इसको इसके आधार पर। अब हमको रसिया लिखना है तो रसिया लिख लेते हैं RUSSIA। अब देखते हैं आर कहीं का, आर के जगह पर क्या हमने लिखा है। तो इसमें आर की जगह पर क्या लिखा है? आर लिखा है, अर्थात आर की जगह पर आई लिखा गया है। इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे करेंगे। तो आर की जगह पर आई लिखा है तो आई लिख देंगे। इसी प्रकार यू का देख लेते हैं। तो यू का देख लेते हैं तो सबसे पहले इसको मिटा लें। 1 मिनट पहले इसको मिटा लें। देखिए दोस्तों इसके जगह पर ये है, इसके पर ये है। तो आप लिख लेते हैं RUSSIA। अब यहाँ इसके आधार पर आर की जगह पर आई हो गया। इसी प्रकार यू का अगर देखेंगे कहीं तो यू हमको जो मिल रहा है ये दूसरा वाला मिला है तो एन मिल रहा है। और डबल एस, एस कहीं दिख रहा है तो ये तीसरा हमारा जो एस दिख रहा है, एस की जगह पर डब्लू हो गया और डब्लू हो गया। फिर उसके बाद में आई दिया गया है, अर्थात यहाँ आई दिया गया है तो आई की जगह पर हमको यहाँ जो लिखा गया है तो आई की जगह पर क्या लिखा गया है? आई की जगह पर दोस्तों ये लिखा गया है के। आई की जगह पर ये लास्ट वाले आई में के लिखा गया है तो के लिख देंगे। ए की जगह पे लिखा गया है दोस्तों एक्स, ए की जगह पर एक्स लिखे गए तो INWWKX, INWWKX। अर्थात इसका सी वाले में दिया गया है INWWKX जो कि सी राइट आंसर होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है मित्रों, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों जो संख्या है, आकृति है, इनको चुनना है। तो पक्षी विज्ञानी जो है पक्षी है तो पुरातत्वविद इसका क्या हो जाएगा? तो पक्षी विज्ञानी पक्षी का अध्ययन करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जो पुरातत्वविद होते हैं वो अस्मोपकरण का यानी आर्टी फोकस जो होती है यानी कि शिल्प वृत्ति जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। तो शिल्प वृत्ति अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अस्मोपकरण, अस्मोपकरण हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा जिसको आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में दिया गया है, ये दिया गया है वक्तव्य और वक्तव्य के साथ साथ निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष और वक्तव्य को देखना है। तो सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सुकरात दार्शनिक था तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये सुकरात पुरुष था और सभी महिलाएं नहीं जो हो सकती हैं। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हमारा हो जाएगा 49 नंबर का तो ये हो जाएगा ये सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। और दूसरा दिया है सुकरात पुरुष था तो सुकरात पुरुष था ये, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये निष्कर्ष फर्स्ट जो है निकलता है तो केवल फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑप्शन ये इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 50 नंबर। 50 नंबर कहता है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वो मेरे दादा की इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो से के साथ क्या संबंध है? तो सबसे पहले तो ये वही ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ विकास है, ये दोस्तों विकास है, बी फॉर विकास। कहता है एक फोटो की ओर संकेत करते विकास ने कहा वो मेरे दादा, वो मेरे दादा मतलब इनके पिताजी होंगे, पिताजी के पिताजी होंगे। तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र इनके पिताजी हो गए। और इकलौते पुत्र की जो पुत्री हो जाएगी, पुत्री यहाँ हो गई तो इसका जो हो जाएगा बहन हो जाएगी, बहन इसका, अर्थात इस पुरुष से विकास से महिला का क्या संबंध है? तो बहन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बहन। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इसरो ने गगनयान मिशन हेतु
क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? तमिलनाडु में किया है। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 52 नंबर कहता है 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है 53 नंबर, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? तो दोस्तों रूस के खिलाफ किया गया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ किया गया है? तो ये रूस के खिलाफ किया गया है। अर्थात रसिया यूक्रेन का जो मामला था जो युद्ध के संबंध में, तो रूस के जो है राष्ट्रपति के खिलाफ किया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। ये प्रश्न आपका बीपीएससी यानी बिहार टीचर्स में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये 54 नंबर है। 54 नंबर कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 55 नंबर। 55 नंबर दोस्तों कहता है होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन था? तो दोस्तों ये यूएई का था। यूएई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर कहता है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो हो जाएगा ये दोस्तों रुद्रांश खंडेलवाल हो जाएगा। रुद्रांश खंडेलवाल इसका उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर देख लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो वो दोस्तों हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस हो जाएगा। एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पर। तो 58 नंबर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 58 नंबर क्वेश्चन कहता है नगोजी ओकोजो एवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो किस देश से संबंध रखती हैं? तो वो नाइजीरिया से संबंध रखती हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यह तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो नया नाम दोस्तों जो रखा है वो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। तो ये 60 नंबर है। 60 नंबर कहता है 60 नंबर चलते हैं। तो ये कहता है किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? तो वो दोस्तों हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया ने सैन्य सेवा शुरू किया है। अब आते हैं 61 नंबर। तो ये भारत यानी प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट देखते हैं। यह 62 नंबर। 62 नंबर कहता है यहाँ पहले भरना है। भारत का लोक नृत्य नहीं है, नहीं पूछा गया है निगेटिव में। तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये मोहिनी अट्टम नहीं है। मोहिनी अट्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 63 नंबर। ये है USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो USA का राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। बेसबॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 64 नंबर। 64 नंबर कहता है पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों वो कौन है? वो हैं SM खान। SM खान है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर। 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सदस्य नहीं है? तो ईरान सदस्य नहीं है। ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों ये हुआ है 1997 में। 1997 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 68 नंबर पे। तो 68 नंबर कहता है भारत की स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो संगठन की बात करें तो ये भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संगठन बनाता है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। 69 नंबर कहता है कि इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो जापानी रूप की अगर बात करते हैं तो फूलों की सजावट का है। ये फूलों की सजावट का है। अगला देखते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक जो है ASEAN का सदस्य नहीं है यानी एशियन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश एशियन का सदस्य नहीं है। बी इसका करेक्ट आंसर, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर इसका बी ए जो ऑप्शन है तो वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले की बात करते हैं। तो ये 71 से 80 तक का दिया गया है जो कि गद्यांश के आधार पर दिया गया है। अब चलिए गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो गद्यांश आप लोग पढ़ते रहिएगा और पढ़ करके ही उत्तर देना है। इसी प्रकार के इसी टाइप के प्रश्न आपको पेट परीक्षा में मिलेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये सवाल दिया गया है अर्थात ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ लेना है।
अब पढ़ने के बाद सीधे प्रश्न पर आ गए, तो ये है 71 नंबर। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा, तो ये कस्तूरबा और गांधी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है 72 नंबर। तो प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा अपनी सेवा भावना से, अपनी सेवा भावना से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों है 73 नंबर। 73 नंबर कहता है कि जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र हैं, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा शब्द शक्ति का प्रमाणिक रूप है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर दोस्तों देखते हैं। तो गांधी की महानता ये थी कि वे क्या थे? गांधी की महानता थी जो सदैव जो कहते थे वही करते थे। गांधी जी जो कहते थे वही करते थे। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 75 नंबर कहता है दोस्तों शब्द शक्ति के महान होते हुए भी क्या है? ऑप्शन सी व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। अब सेकंड गद्यांश देख लेते हैं। तो सेकंड गद्यांश आपको पढ़ना है और इसके आधार पर प्रश्न के उत्तर को देना है। तो चलिए सेकंड पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 76 नंबर कहता है कि आधुनिकता का परंपरा में परस्पर क्या है? तो आधुनिकता का जो है यह अविच्छिन्न जो है संबंध है, अविच्छिन्न संबंध है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये कहता है आधुनिकता एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जो है ज्ञान और विकास का चिंतन प्रक्रिया का निरंतर ये बदलता रहता है। अर्थात ज्ञान का विकास चिंतन प्रक्रिया जो है वो निरंतर बदलती रहती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पर जो है आपके पैराग्राफ के आधार पर ही दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो परंपरा का महत्व अक्षुण्ण है क्योंकि तो ये हो जाएगा उसका आधार भविष्य की जीवन पद्धति के रूप में देता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। आधुनिकता से अभिप्राय है, तो आधुनिकता से क्या अभिप्राय है दोस्तों? ये सी है परंपरा से अर्जित मूल्यों में नए संदर्भ में परख है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है 80 नंबर। 80 नंबर कहता है आधुनिकता की मूल अवधारणा बौद्धिक है क्योंकि तो इसका उत्तर हो जाएगा ये आधुनिकता का ज्ञान को अत्याधुनिक उपलब्धियों में सानिध्य में विकसित होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये रहे दोस्तों आज के हमारे 80 क्वेश्चन। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी और रिवीजन में आपको सहायता मिली होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।